वेलकम यू ऑल इन द नेक्स्ट जॉब अपडेट। ये जो जॉब अपडेट है दैट इज फ्रॉम जीपीएससी गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन। 10 नवंबर को गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन ने ढेरों पोस्ट निकाले, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट निकाले हैं और इनमें से बहुत सारे एडवर्टीजमेंट में आप एलिजिबल भी हो अगर आप नॉन टेक्निकल में एग्जाम देने में इंटरेस्ट रखते हो। तो अगर आपको नॉन टेक्निकल पोस्ट नहीं चाहिए, आपने इंजीनियरिंग किया है, मैकेनिकल इंजीनियर की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपके लिए यहाँ पे पोस्ट है डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। अब ये डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर क्या होते हैं भाई साहब? मैक्सिमम जगह जो पोस्ट रिक्रूट होती है इंजीनियर की दैट इज द असिस्टेंट इंजीनियर, और एक असिस्टेंट इंजीनियर को एक डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनने में 5 to 8 ईयर लगता है अगर वहाँ पे वैकेंसी है तो। अगर वैकेंसी नहीं है तो पता नहीं कब बनेंगे, और वहाँ पे पूरी वैकेंसी प्रमोशन से नहीं होती है, रेशियो होता है, कुछ प्रमोशन से होती है और कुछ यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है। तो यहाँ पे जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आया है दैट इज डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का, मैकेनिकल से है, क्लास 2 यहाँ पे मेंशन है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। असिस्टेंट इंजीनियर भी क्लास 2 होता है, ये भी क्लास 2 होता है, बट ग्रेड अलग अलग होती है दोनों की। आम भाषा में आप इसको सुपर क्लास 2 भी बोलते हो। तो हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे इस पोस्ट का इंपॉर्टेंट डेट क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सैलरी और सिलेक्शन प्रोसेस, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि कितनी पोस्ट है। तो पोस्ट आपको बहुत ज़्यादा कम लग रही होगी। टोटल 9 पोस्ट है आपके लिए, जिसमें जनरल के लिए 5 पोस्ट है, बाकी सारी पोस्ट रिजर्व कैटेगरी के लिए है। बट एक चीज़ और आपको ध्यान देना है, ये पोस्ट भले ही कम है बट मैक्सिमम लोग सरेंडर कर देते हैं इसका सिलेबस देख के ही, एग्ज़ाम का फॉर्म ही नहीं भरते हैं। फॉर्म भरते हैं तो प्रिपरेशन नहीं करते हैं, क्योंकि थोड़ा वाइड सिलेबस है। और जैसे आपके इंजीनियरिंग सर्विस की रिक्रूटमेंट होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, नियर अबाउट सिमिलर पैटर्न आप कह सकते हो, और एग्जाम का लेवल भी सिमिलर ही होता है। तो बहुत सारे लोग तो अपीयर ही नहीं होते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा वरीड नहीं होना है। अगर आप सीरियसली पढ़ाई कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं होता है। सीरियसली आपने पढ़ा है, मेहनत किया है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं इसके इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है, वीडियो ये पब्लिश हो रही है 11 को। ऑनलाइन एप्लीकेशन जब ये फॉर्म आया तभी से स्टार्ट हो चुका है, और आपको लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है, आपको फॉर्म फिल कर देना है। टेंटेटिव डेट मेंशन है प्रीलिम एग्जाम की, दैट इज 14 मार्च। उसके बाद इसका रिजल्ट आ जाएगा आपके मई मंथ में, और जो मेन एग्जाम है इसकी टेंटेटिव डेट है ये भी मेंस एग्जाम की, वो होगी 19, 20, 27 जून 2021 की। इसके बाद इसका जो रिजल्ट अनाउंस होगा वो सितंबर में होगा। सितंबर के बाद नवंबर में आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और इंटरव्यू के 10 वर्किंग डेज में, मतलब आफ्टर 10 वर्किंग डेज आपका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से जीपीएससी ने यहाँ सारी चीज़ प्लान की हुई है। तो आपके पूरी साल वेट करने, मतलब सालों साल वेट करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ऑलरेडी प्लान्ड है। अगर कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं हो जाता है, जैसे कि प्रीवियस वैकेंसी के टाइम में कोविड-19 हो गया, अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो टाइमली आपके एग्जाम होगा, टाइमली रिजल्ट्स आते रहेंगे, और आपको पता है आपके पास कितना टाइम है, कैसे प्रिपरेशन करना है। और जितने भी लोग इस चैनल पे हैं, मोस्टली लोग ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं आरटीओ एग्जाम के लिए, तो उम्मीद करता हूं कि आप टेक्निकल का प्रिपरेशन तो कर ही रहे हो। बस एक चीज़ यहाँ पे आपको ऐड करना होगा, वो आगे हम डिस्कस करेंगे, और आपकी प्रिपरेशन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की भी हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा आपको वरीड होने की टेंशन नहीं है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास बीई या बीटेक की डिग्री होनी चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे कि जो स्टूडेंट अपीयरिंग में हैं, अभी जो फाइनल ईयर में हैं, क्या वो एलिजिबल हैं क्या? देखिए, फाइनल ईयर वाले एलिजिबल हैं अगर आपका रिजल्ट प्रीलिम एग्जाम के बाद तक आ जाता है। जो लोग अपीयरिंग में हैं वो प्रीलिम एग्जाम तो दे सकते हैं, जब आपका मेंस एग्जाम होने वाला होगा उससे पहले आपकी बीटेक की डिग्री या रिजल्ट आपके हाथ में होना चाहिए, वो वेरीफाई किया जाएगा। अगर आप डिग्री दिखा पाते हो, आपका रिजल्ट आ गया है, तो आपको मेंस एग्जाम के लिए अलाउ कर दिया जाएगा, अदरवाइज आपको मेंस एग्जाम के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। तो अपीयरिंग वाले भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। हाँ, बहुत सारी यूनिवर्सिटी अपना रिजल्ट निकाल देती हैं, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं गुजरात में या फिर अदर स्टेट में। हाँ, जीटीयू का मैं नहीं कह सकता कि जीटीयू का रिजल्ट आया रहेगा या नहीं रहेगा, बट अगर थोड़ा बहुत ये पोस्टपोन होते हैं तो हो सकता है आपका भी रिजल्ट आ जाए, तो आप फॉर्म तो फिलअप कर ही सकते हो।
एज की बात करें तो मिनिमम एज आपकी 20 ईयर होनी चाहिए और ये 35 ईयर से आपकी एज ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बाकी अगर आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो एज पर द गुजरात गवर्नमेंट रूल वहाँ पे आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा। एडवर्टीजमेंट में मेंशन है, वो आप देख लेना, उस डिटेल में नहीं जाते हैं। हाँ, अगर कोई बाहर का कैंडिडेट है फॉर्म भरता है तो उसको रिजर्व कैटेगरी में कंसीडर नहीं किया जाता है। रिजर्व कैटेगरी में होने के लिए आपके पास गुजरात का डोमिसाइल होना चाहिए। तो बाहर के कैंडिडेट को एज ए जनरल कैंडिडेट ट्रीट किया जाता है और फॉर्म कोई भी भर सकता है। बहुत सारे लोग मुझे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि वो इस स्टेट से बिलोंग करते हैं, वो फॉर्म भर सकते हैं क्या? बिल्कुल भर सकते हो आप गुजरात से बिलोंग करते हो, आप यूपी का फॉर्म भर सकते हो। एग्जाम्पल भी आपको पता है, यूपी पीएससी के जो अभी करंट ईयर की वैकेंसी आई थी उसमें जो टॉपर थी वो हरियाणा की थी। तो किसी भी स्टेट का एग्जाम आप फिलअप कर सकते हो, बस फर्क इतना होता है कि अगर पर्टिकुलर आप उसी स्टेट से हो, आपका वो होम स्टेट है, तो आपको रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा। अदरवाइज आपको जनरल सीट में कंसीडर किया जाएगा। जैसे यूपी में आरआई रीजनल इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई है, तो बहुत सारे लोग एमपी से, राजस्थान से मुझे मैसेज किए कि वो भर सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल आप लोग भर सकते हो। किसी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, इंडिया में किसी भी स्टेट का फॉर्म आप फिलअप कर सकते हो। कहीं पे भी 100% रिजर्वेशन अलाउ नहीं है। कोई गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती है कि वो दूसरे स्टूडेंट के कैंडिडेट को नहीं लगी। जैसे एमपी गवर्नमेंट, कुछ दिन पहले आपने पेपर में पढ़ा होगा कि एक पॉलिटिकल स्टैंड कर रहे थे वो लोग कि वो जो स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी है वहाँ पे 100% रिजर्वेशन दे देंगे। बट डेफिनेटली अगर कोई गवर्नमेंट ऐसा करती है तो उसको कोर्ट में चैलेंज कर दिया जाएगा और वो हटाना पड़ेगा उसको। ऐसी कोई गवर्नमेंट कर ही नहीं सकती कहीं पे 100% रिजर्वेशन हो जाए, दूसरे स्टेट को लोग ना आ पाए। ऐसा होगा तो जो हमारे देश का यूनियन स्ट्रक्चर्स है वो उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। बाकी पे स्केल की अगर हम बात करें तो पे स्केल आपकी बहुत ही अच्छी है। ये बेसिक पे स्केल है, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड होती हैं, तो काफ़ी स्मार्ट सैलरी आपको मिलेगी एक अच्छी लाइफ के लिए। आपके पास बेसिक नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का, ऑलरेडी आपके पास होता है, आपने इंजीनियरिंग किया हुआ, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपके पास गुजराती और हिंदी का भी नॉलेज होना चाहिए और डेफिनेटली आपके पास होगा भी। जो आउट स्टेट के होंगे उनको गुजराती सीखना पड़ेगा। अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो 3 स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस है। प्रीलिम एग्जाम होगा, मेंस होगा और फिर इसके बाद इंटरव्यू होगा। जो यहाँ पे प्रीलिम एग्जाम है ये क्वालिफाइंग नेचर का है। क्वालिफाइंग नेचर मतलब इसके जो मार्क्स होंगे वो मेरिट में कंसीडर नहीं किए जाएंगे। इसके मार्क्स केवल क्वालिफाइंग की तरह ट्रीट किए जाएंगे। वंस यू क्वालिफाई द प्रीलिम एग्जाम, आप मेंस में अपीयर हो गए तो इस मार्क्स से कुछ लेना देना नहीं है कि किसने कितने मार्क्स इसमें स्कोर किए हैं। तो अगर हम प्रीलिम की बात करें तो इसमें 3 पेपर टोटली आपको देना पड़ेगा। पेपर 1 में 2 पार्ट्स होंगे। 3 पेपर का कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे 2 पार्ट्स हैं और जो पेपर 2 है वो केवल मैकेनिकल से है। अभी आपको ध्यान देना है कि ये जो पेपर है पार्ट 1 वाला जो है ये गुजराती मीडियम से भी होगा, इंग्लिश में भी होगा। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। तो जो जनरल स्टडी का पेपर है वो दोनों में आएगा। वहीं पे क्वेश्चन आपका पहले गुजराती में दिया रहेगा, फिर बाद में उसी को इंग्लिश में भी दिया गया रहेगा, तो आप दोनों में पढ़ सकते हो। जो मैकेनिकल का है वो केवल और केवल इंग्लिश में होगा क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल पे है। और जो सेकंड पेपर है ये भी मैकेनिकल से है, ये भी केवल और केवल इंग्लिश में होगा। बात करें मार्क्स की तो जो फर्स्ट पेपर है ये 200 का है, मतलब 100 मार्क्स की आपकी जीएस होगी, जनरल स्टडी का पेपर होगा, और 100 मार्क्स का आपका कोर ब्रांच का पेपर होगा, मतलब मैकेनिकल का होगा, और 300 मार्क्स का सेकेंड पेपर होगा आपका। तो टोटल प्रीलिम के मार्क्स हो गए आपके 500 का। यहाँ पे टाइम आवर जो है टोटल 5 आवर का है, मतलब 5 घंटे आपको एग्जाम देने हैं। ये दोनों एक साथ होंगे, सेकेंड वाला एक साथ होगा। और इसका जो सिलेबस है अभी डिक्लेयर नहीं किया गया है, बहुत जल्दी कमीशन जो है आपको सिलेबस बता देगा कि सिलेबस क्या है दोनों पेपर के लिए, पेपर 1 के लिए भी और पेपर 2 के लिए भी। मोस्ट प्रोबेबली इससे पहले जो पेपर हुए थे उससे सिलेबस चेंज करेंगे क्योंकि जीपीएससी का ये ट्रेंड आ रहा है। पिछली बार से वो टेक्निकल एग्जाम के जो सिलेबस है उसको चेंज कर रहे हैं, मे भी चेंज भी करें ना भी करें, ये तो मेरा बस प्रेडिक्शन है। अब कितने कैंडिडेट मेंस एग्जाम के लिए अलाउ किए जाएंगे, तो यहाँ पे 15 टाइम्स कैंडिडेट मेंस एग्जाम के लिए अलाउ किए जाएंगे। तो अराउंड हम कह सकते हैं कि टोटल 150 कैंडिडेट को अलाउ किया जाएगा मेंस एग्जाम में अपीयर होने के लिए। मतलब प्रीलिम एग्जाम में स्क्रीन आउट कर दिया जाएगा, बाकी सारे कैंडिडेट को मेरिट बेसिस पे केवल और केवल जो टॉप 150 कैंडिडेट होंगे उन्हीं को मेंस के लिए अलाउ किया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि जो सेकेंड स्टेज है जिसके बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट भी बनेगी, उसमें कितने पेपर होंगे। तो इसमें जो पेपर 1 है ये गुजराती में होगा, 100 मार्क्स का होगा, 2 आवर का होगा, ठीक है। फिर डेफिनेटली
आपका जो सेकेंड पेपर होगा मतलब ये दोनों एक साथ नहीं होंगे, दोनों अलग अलग पेपर हैं। सेकेंड पेपर इंग्लिश लैंग्वेज का होगा, डेफिनेटली इंग्लिश का है तो इंग्लिश में भी होगा, ये भी 100 मार्क्स के हैं, 2 आवर के हैं। और बाकी जो 3 पेपर हैं ये आपके कोर ब्रांच से होंगे, मैकेनिकल पेपर 1, 2 एंड 3। एक चीज और आपको ध्यान देना है, ये जो पेपर होगा इसका नेचर होगा डिस्क्रिप्टिव, मतलब वहां पे जाके आपको लिखना पड़ेगा, आपके पास एक कॉपी आएगी, कॉपी में जैसे आप यूनिवर्सिटी एग्जाम लिखते हो उस तरीके से लिखना पड़ेगा। और जो ये हैं इनके मार्क्स हैं 200, 200, 200। यहाँ पे टोटल जो मार्क्स हैं वो है 800। 800 में जो 600 मार्क्स का है ये आपका कोर सब्जेक्ट है, तो बहुत ज़्यादा आपको वरीड नहीं होना है। आप देख लो, आपको इंग्लिश और गुजराती में कम मार्क्स भी रहते हैं, अगर आपने मैकेनिकल बहुत अच्छे से पढ़े हैं तो आपके सेलेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सिमिलर कंडीशन आपके प्रीलिम में ही है। प्रीलिम में जो आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के मार्क्स हैं ये हैं 400। अगर यहाँ पे आप कम मार्क्स स्कोर करते हो और यहाँ पे बहुत अच्छा आप करते हो तो आप सेलेक्ट हो जाओगे। तो बहुत ज़्यादा आपको वरीड नहीं होना है कि आपको जनरल स्टडी पढ़ना है। मैकेनिकल आपने अच्छे से किए हैं तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगेन जो आपका पेपर 1 to 5 है, इन सब का सिलेबस आपको बाद में मिल जाएगा, अभी सिलेबस इसका डिस्प्ले नहीं किया गया है। इंटरव्यू की बात करें या फिर स्टेज 3 की बात करें तो मेंस एग्जाम के बाद 3 टाइम लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो अराउंड टू अराउंड आप कह सकते हो 27 से लेके 30 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जो इंटरव्यू का मार्क्स होगा वो 100 मार्क्स का होगा। डेफिनेटली जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो यहाँ पे मेंशन किया गया है और मैंने पहले भी बताया आपको, जो मेरिट लिस्ट होगी वो 900 से होगी, मतलब 800 आपका जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है उसका और 100 मार्क्स आपके इंटरव्यू का। तो इसके बेसिस पे मेरिट बनेगी और 9 लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा, मतलब 9 लोगों को एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनाया जाएगा। और इनकी जो पोस्टिंग होगी वो होगी गुजरात वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड में। तो वहाँ पे आप एज ए एग्जीक्यूटिव मतलब डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वर्क करोगे। इसके बाद जो आपका फर्स्ट प्रमोशन होगा उसमें आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बन जाओगे। नाम से ही लग रहा है एग्जीक्यूटिव, मतलब आप एग्जीक्यूटिव लेवल के हो, बाकी आपके प्रिपरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। स्टिल आपके मन में कोई डाउट है या इससे रिलेटेड कोई और वीडियो चाहिए तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैसेज कर सकते हो, उसको भी हम लुकआउट करेंगे।